सुनो बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको कार्डिक साइकिल शुरू किया था और कार्डिक साइकिल में बेटा मैंने आपको डिफरेंट क्वेश्चंस करवाए थे। लेकिन बेटा मैंने आपको एक बात भी बोली थी कि कार्डिक साइकिल अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी उसमें बहुत कुछ बाकी है। क्या क्या है बेटा, सुनना जरा। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात बोली थी, याद करो, और मैंने आपको बेटा हार्ट साउंड के बारे में कुछ बताया था ना। एक बार बेटा हार्ट साउंड को हम दोबारा से देखते हैं, सुनिए जरा। आप सबको एक बात तो पता है कि बेटा हमारा जो हार्ट होता है ना, वैसे तो उसके अंदर बेटा 4 टाइप का साउंड होता है, S1, S2, S3, S4। S1 का मतलब फर्स्ट हार्ट साउंड, S2 का मतलब सेकंड हार्ट साउंड। लेकिन बेटा इसके अंदर होती तो 4 टाइप की हैं, लेकिन 2 साउंड्स जो होती है ना वो प्रोमिनेंट होती हैं। मेरा वर्ड गौर से सुनना, प्रोमिनेंट होती हैं। मैं लाउड नहीं बोला हूं, क्या बोला हूं? प्रोमिनेंट। ठीक है ना बेटा? प्रोमिनेंट का मतलब क्या है मैं बताऊंगा बेटा। प्रोमिनेंट साउंड हम लोग उनको बोलते हैं जिनको हम लोग स्टेथोस्कोप से क्या कर सकें बेटा, सुन सकें। समझ में आ गया? फिर मेरा वर्ड गौर से सुनना, जो मैं साउंड आपको पढ़ा रहा हूं ये लाउड नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूं? प्रोमिनेंट साउंड है। इस वर्ड को यहां बिठा लेना मन में। सुनो बेटा, जो हमारा टॉपिक है आज का, उसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा हार्ट साउंड। और बेटा जब मैं हार्ट साउंड आपको पढ़ाऊंगा, क्या हो रहा है इसको? सब ठीक तो है ना, कि ये भी रूठ रहा है? सुनिए बेटा, मैं हार्ट साउंड की आपसे बात करूंगा तो मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि हार्ट के अंदर 2 साउंड जो होती हैं वो कैसी होती हैं? बोलो बेटा, प्रोमिनेंट। या इनको मैं बोल सकता हूं बेटा प्रोमिनेंट साउंड। प्रोमिनेंट साउंड में बेटा मैंने आपको 2 साउंड्स के बारे में डिस्कस करूंगा, और आप जानते भी हो, एक का तो नाम होता है बेटा लब, और दूसरी साउंड का जो नाम होता है वो क्या होता है बेटा? डब। पता है ना सबको? सुनिए बेटा, इन साउंड्स के कुछ फीचर्स हैं। कौन कौन से फीचर्स हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले तो आप मुझे यही बता दो बेटा कि जो साउंड होती हैं आपको कार्डिक साइकिल में कब कब सुनने को मिली थी। लब के बारे में बेटा मैं इसको S1 या फर्स्ट हार्ट साउंड बोल सकता हूं, और डब को बेटा S2 या मैं सेकंड हार्ट साउंड बोल सकता हूं। बेटा एक बात तो आप सबको पता है कि हार्ट साउंड जो होती है ना बेटा, ये वॉल्व के क्लोज होने से प्रोड्यूस होती है, ना कि ओपन होने से। जैसे मान लो ये गेट है, इसको आप खोलोगे ना बेटा तो साउंड नहीं आएगी, लेकिन जब आप इसको क्लोज करोगे तो साउंड आएगी। सेम चीज है बेटा कि साउंड जो होती है ना वो ऑलवेज वॉल्व के क्लोज होने से प्रोड्यूस होती है। मैंने आपको बताया था बेटा कार्डियक साइकिल में, एक मैंने स्टेप बताया था, इधर देखिए जरा, आप भूल गए हो तो। इसका नाम था बेटा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में वेंट्रिकल को क्या होना था बेटा? कॉन्ट्रैक्ट होके बेटा ब्लड को कहां भेजना था? आर्टरीज में। तो यहां पर हमको बंद करना पड़ा ट्राइकस्पिड को और बाइकस्पिड को। मतलब सुनिएगा जरा, लब जो होता है बेटा ये किससे प्रोड्यूस होता है? जब आपका ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या हो? क्लोज। समझ में आया? तो सुनो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही कि बेटा लब कब हुआ प्रोड्यूस? जब बेटा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड को मैं एक नाम और दे सकता हूं, मैं इनको बोल सकता हूं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, एवी वॉल्व, क्योंकि एट्रियोवेंट्रिकुलर किस पर है? ये सेप्टा पर। पता है ना आपको? जब ये वॉल्व क्या हो जाएंगे? बोलो बेटा क्लोज्ड, तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसका नाम क्या होता है? लब। एक बात मुझे आप ये भी बता दो कि लब बेटा कौन सी स्टेज में प्रोड्यूस होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बोला कि मैंने नहीं बोला?
अब बेटा डब कब प्रोड्यूस हुई थी? वेरी गुड बेटा, कौन से वॉल्व बंद हुए थे पहले? वेरी गुड बेटा, सेमिल्यूनर वॉल्व क्या हुए थे बोलो बेटा? क्लोज्ड। और उससे बेटा साउंड प्रोड्यूस हुई थी डब। और डब के बारे में एक बात मैं और बोल दूं कि ये कौन सी स्टेज थी? वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। पता है ना सबको? अब सुनिए बेटा जरा, एक बात आपको यह भी पता है कि प्रोमिनेंट साउंड है। प्रोमिनेंट साउंड का मतलब यह बेटा कि हमको डायरेक्ट बेटा हम इनको सुन नहीं सकते, बट विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप हम इनको सुन सकते हैं। लेकिन बेटा इन दोनों में और भी डिफरेंस होते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन उन डिफरेंस को बेटा ईसीजी के थ्रू आपको थोड़ा बहुत समझा रखा है। कैसे मैं बताऊंगा, सुनना। कि लब जो होती है ना बेटा, ये कैसे होती है थोड़ा मैं बोलूं, देखो जरा। लब डब लब डब, मतलब लब जो होती है ना बेटा, ये थोड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन होती है। कैसी होती है? लॉन्ग ड्यूरेशन। बट इसकी पिच कैसी होती है? लो। लब डब लब डब। डब जो होती है बेटा वो कैसी होती है? शॉर्ट ड्यूरेशन, बट पिच कैसी होती है? हाई। इन दोनों वर्डों को याद रखना। जैसे मान लो बेटा यहां पर मैंने इस कर्व पर, मान लो यहां इस वाले एक्सिस पर मैंने टाइम ड्यूरेशन ले लिया, और यहां बेटा मैंने पिच ले ली, तो ये तो होती है बेटा आपकी लब। और ये जो साउंड है बेटा इसका नाम क्या होगा? डब। देखो जरा, लब का मतलब क्या हुआ? लब का मतलब हुआ बेटा लॉन्ग ड्यूरेशन लो पिच। समझ रहे हो ना? डब जो होती है बेटा शॉर्ट ड्यूरेशन हाई पिच। भूल जाओ तो इस एल से याद रख लेना, लब एल, एल बोले तो लो पिच लॉन्ग ड्यूरेशन। समझ रहे हो ना? लब लो पिच लॉन्ग ड्यूरेशन। देखो बेटा इधर, लो पिच्ड लॉन्ग ड्यूरेशन। समझ में आया? और डब जो होती है ना बेटा, हाई पिच और कैसा ड्यूरेशन? शॉर्ट ड्यूरेशन। जस्ट अपोजिट होगा ना बेटा। एक बात और सुनिएगा जरा मुझे बेटा, लब डब की मैं बात करूं आपसे तो इसकी पिच क्या होती है? कम। किसकी? लब की। इसीलिए बेटा हम इसको बोलते हैं डल साउंड, या इसको बेटा एक और नाम देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं सॉफ्ट। समझ रहे हो? लेकिन इसकी पिच कैसी है बेटा? डब की हाई। इसीलिए हम इसको नाम देते हैं कैसी साउंड? शार्प साउंड। समझ में आ गया? अब सुनो बेटा, एक बात और मुझे आप बता दो। वैसे तो मैंने कार्डियक साइकिल इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई है, अब सारे बच्चे मुझे आंसर कर सकते हैं कि ये जो लब है बेटा, ये वेंट्रिकुलर किस में है? सिस्टोल में। और डब किस में है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल में। लेकिन बेटा मैं थोड़ा इसको मॉडिफाइड करूं, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, लब के रिगार्डिंग बोल रहा हूं, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बिगिनिंग मैंने बताया है ना, पहले बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड क्या होंगे? क्लोज। समझ रहे हो ना? तब ब्लड किस में जाएगा? आर्टरीज में। यहां पर पहले सेमिल्यूनर वॉल्व क्या होंगे? क्लोज। तब ब्लड किस में आएगा? वेंट्रिकल में। बेटा आप आज ही आए हो क्या बेटा?
इधर सुनिएगा जरा कि बेटा मैं अभी आपसे बोल रहा था कि ये जो लब है बेटा ये कब आता है, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये बेटा बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एंड में नहीं आता। कब आता है बेटा, बिगिनिंग। आप इस वर्ड को भी अगर आपके बीच में बेटा कहीं यहां जगह हो ना तो यहां पर इसको कॉमन करके लिख लेना कि दोनों की दोनों जो साउंड होती हैं ये बेटा एंड पर नहीं होती, बिगिनिंग पर ही होती हैं। और मैंने आपको समझाया भी तो था ऐसे, लब, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, डब, कार्डियक साइकिल लास्ट में बताई थी ना। एक लब से दूसरे लब का जो बीच का टाइम ड्यूरेशन था वही कौन थी, कार्डियक साइकिल। याद है ना सबको। तो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ हो तो मेरे को बता दो बेटा। और एक बात आपको ये तो पता होगा, प्रोमिनेंट साउंड है बेटा, किससे इनको सुनते हैं, स्टेथोस्कोप से। इस बात को याद रखना बेटा। हार्ट साउंड में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब सुनो बेटा, कार्डियक साइकिल में 2 टॉपिक और आते हैं, जिसमें एक का तो नाम है बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम और एक का नाम होता है कार्डियक आउटपुट। हार्ट साउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, श्योर। फिर कह दूं बेटा कि जो हार्ट साउंड है ना ये लाउड मत बोलना, क्या टर्म यूज लेना, प्रोमिनेंट। समझ में आ गया। क्योंकि साउंड लाउड का मतलब क्या होता है बेटा कि अपन लोग उसको इजीली सुन पाए, बट इनको किससे सुनते हैं, स्टेथोस्कोप से। तो हम लोग क्या बोलते हैं इनको, प्रोमिनेंट साउंड बोलते हैं, ना कि लाउड साउंड। ठीक है, सुनिए बेटा जरा इधर। इसके बाद जो टॉपिक है ये भी बेटा एक बहुत प्यारा टॉपिक है और इसका नाम है बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा जरा। मान लीजिए मैंने आपको बताया बेटा ये आपका हार्ट, ये आपका राइट वेंट्रिकल, यहां से जो ट्यूब निकलती क्या नाम था इसका, पल्मोनरी आर्टरी, यहां से सिस्टेमिक आर्टरी। पता है ना सबको। अपर गई थी लेकिन बेटा मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं फालतू की आर्ट्स आपको दिखाऊं, मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करवाना है। बेटा देखो ये आपका एक वेंट्रिकल, ये आपका वेंट्रिकल। एक वेंट्रिकल या मैं कह दूं ईच वेंट्रिकल 1 बीट के अंदर, 1 बीट समझ रहे हैं ना, जितना ब्लड को पंप करता है आर्टरी में, मैंने ईच वेंट्रिकल बोला बेटा, दोनों को मिला के नहीं, ईच वेंट्रिकल 1 बीट के अंदर जितना ब्लड को पंप करता है किसमें, आर्टरीज में, उसी का नाम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है बेटा अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाई ईच वेंट्रिकल। अब बेटा मैं आर्टरीज ना भी लिखूं ना तब भी आप सबको पता ही है, क्योंकि आप सब जानते हैं एट्रियम में कभी आर्टरी नहीं होती और वेंट्रिकल में कभी वेन नहीं होता। वेन में हमेशा, वेंट्रिकल में हमेशा कौन मिलेंगी, आर्टरीज। तो बेटा अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन ए बीट, एक धड़कन में बेटा जितना ब्लड पंप होगा एक वेंट्रिकल से उसका नाम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम। इस स्ट्रोक वॉल्यूम की बेटा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो वैल्यू होती है ये होती है 70 ml पर बीट। मतलब एक बीट के अंदर हमारा बेटा जो एक वेंट्रिकल है वो कितना ml ब्लड को पंप करता है, 70 ml को। और एक बात और बोल दूं बेटा, इन दोनों में बराबर ही होता है ना, डिफरेंस मत समझना आप कि पल्मोनरी में आर्टरी में ज्यादा होता हो या इसमें ज्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में इक्वल ही होता है। लेकिन तभी तो बेटा हम एक से एक के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, यदि अलग अलग होता तो फिर दोनों को मिला के बात करते। ठीक है, तो ये कौन है बेटा आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन ए बीट, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोले। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट इसमें टर्म है उसका नाम है कार्डियक आउटपुट। क्या नाम है बेटा, कार्डियक
आउटपुट। सुनो बेटा, कार्डियक आउटपुट क्या है, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखो। कार्डियक आउटपुट बेटा हम लोग उसको बोलते हैं कि 1 मिनट के अंदर, किसके अंदर, 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड क्या हो रहा है ईच वेंट्रिकल से पंप, 1 बीट में हो रहा है वो तो स्ट्रोक वॉल्यूम, और 1 मिनट में जो हो रहा है वो कौन होगा, कार्डियक आउटपुट। ठीक है बेटा, तो इसमें आप लोग लिखोगे अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाई ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट। बेटा यदि आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो कार्डियक आउटपुट इजकल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू HR, यस और नो। भाई स्ट्रोक वॉल्यूम 1 बीट में जा रहा है और 1 मिनट में कितनी बीट होती है, वो हार्ट रेट ही तो होती है, दोनों का इंटू कर दोगे तो कौन निकल के आ जाएगा, कार्डियक आउटपुट। कोई दिक्कत किसी को, ये मैंने कैसे लिखा नहीं आया समझ। सुनो, 1 मिनट के अंदर ईच वेंट्रिकल से कितना ब्लड जाएगा, भाई 1 बीट में जो जा रहा है वो तो स्ट्रोक वॉल्यूम है, 1 मिनट में बीट कितनी होती है 72, तो वो हार्ट रेट ही तो है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम को इंटू कर दो किससे, हार्ट रेट से, तो कौन आ जाएगा, कार्डियक आउटपुट। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, श्योर। अब सुनो बेटा, ये जो दोनों टॉपिक हैं, इन दोनों टॉपिकों को पढ़ने के बाद आप एक टॉपिक पढ़ोगे जिसका नाम है बेटा रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। इतना प्यारा टॉपिक है बेटा, बहुत ज्यादा, पूरा ध्यान देना यहां बोर्ड पे। मैंने उसको टारगेट में डाला है क्या यार, देखो इधर बेटा, टॉपिक जो है बेटा उसका नाम है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज। बेटा कार्डियक एक्टिविटीज का मतलब क्या है, पहले मैं ये आपको बता देता हूं, है ना। देखो बेटा इधर कार्डियक एक्टिविटीज में एक आपका आता है बेटा हार्ट रेट, एक आपका आता है बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम, एक आपका आता है कार्डियक आउटपुट। ये 3 चीजें आती हैं। सुनिएगा बेटा, ध्यान दो इधर। आप सबको पता है बेटा, और आप सब इस बात को जानते हो कि हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट के बारे में आप सबको एक पॉइंट पता है कि ह्यूमन हार्ट जो होता है वो कैसा हार्ट है, मायोजेनिक हार्ट है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के अंदर बेटा आप जब कार्डियक एक्टिविटीज के बारे में आप सुनेंगे तो वह पहली लाइन यही लिखी हुई है, नॉर्मल कार्डियक एक्टिविटीज रेगुलेटेड बाय हार्ट। क्योंकि मैंने बताया है कि ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है, उसमें खुद का इंपल्स है, उसमें खुद का बेटा हार्ट बीट है, उसमें खुद का एक्शन पोटेंशियल है, पता है ना आपको। और मैंने बताया है ना आपको नोडल पाथवे, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, परकिंजे फाइबर। ह्यूमन का जो हार्ट है वो मायोजेनिक हार्ट है,
तो यहां पर हमको पहली लाइन तो यही मेंशन करनी है। एनसीईआरटी जब आप देखेंगे तो उसमें ऐसे ही एज इट इज लिखा हुआ है बेटा कि नॉर्मल कार्डियक एक्टिविटीज रेगुलेटेड बाय हार्ट, इंट्रिंसिकली खुद ही बेटा कर लेता है। लेकिन बेटा आप अगली लाइन देखेंगे, वो बहुत ही बेहतरीन लाइन है एनसीईआरटी की, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एनसीईआरटी कहती है बट जो एक कार्डियक एक्टिविटीज हैं लाइक एज ए हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, नॉर्मल जो एक्टिविटीज होती है ना बेटा वो हार्ट से ही रेगुलेटेड होती है। लेकिन बेटा ये जो एक्टिविटीज हैं इनको मॉडरेट किया जा सकता है मेडुला ऑब्लिगेटा से। मॉडरेट का मतलब इनको घटाया बढ़ाया जा सकता है, प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, जनरेट नहीं किया जा सकता। बिकॉज मैं आपको पहले ही बोला, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो न्यूरोजेनिक हार्ट नहीं है। हार्ट के अंदर जो बीट है वो खुद का है, हार्ट के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल है वो खुद का है। इंपल्स को आप जनरेट नहीं कर सकते, बट इंपल्स को आप मॉडरेट कर सकते हैं। समझ रहे हो ना बेटा? एनसीईआरटी क्लियर वे में लिखती है और वो यही कह रही है बार बार कि ये जो कार्डियक एक्टिविटीज हैं लाइक एज ए हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, इन सबको नॉर्मल कंडीशन में रेगुलेट कौन ही करता है? हार्ट करता है, इंट्रिंसिकली खुद करता है अपने अंदर, उसके अंदर ऐसा बेटा है अरेंजमेंट नोडल टिश्यू का। लेकिन ये जो आपकी कार्डियक एक्टिविटीज हैं इनको मॉडरेट करता है मेडुला ऑब्लिगेटा। और एनसीईआरटी की आप एक और लाइन देखेंगे तो उसके आगे लिखा हुआ है थ्रू एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। एएनएस के बारे में जब आप एक चैप्टर पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक सिंगल लाइन नहीं लिखी हुई है। लेकिन एएनएस को किस में दे रखा है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। अब बेटा देखो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं कि ये जो कार्डियक एक्टिविटीज हैं इनको मॉडरेट कौन कर रहा है और किसके थ्रू कर रहा है? मॉडरेट तो करता है खुद मेडुला ऑब्लिगेटा। मेडुला ऑब्लिगेटा पर बेटा एक ऐसा न्यूरल सेंटर होता है जो इन कार्डियक एक्टिविटीज को मॉडरेट करता है, बट थ्रू एएनएस। समझ रहे हो आप? कैसे करेगा मैं भी समझाऊंगा, पहले मैं उस लाइन को लिखाता हूं बेटा। बट न्यूरल सेंटर ऑफ मेडुला ऑब्लिगेटा मॉडरेट कार्डियक एक्टिविटीज थ्रू एएनएस। बेटा यदि मैं ब्लैंक छोड़ के क्वेश्चन दे दूं आप सॉल्व कर लोगे ना? एनसीईआरटी की इस लाइन को मैं एज इट इज लिख दूं कि नॉर्मल एक्टिविटीज रेगुलेटेड बाय हार्ट इंट्रिंसिकली, बट न्यूरल सेंटर ऑफ डॉट 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 मॉडरेट कार्डियक एक्टिविटीज थ्रू डॉट डॉट डॉट। तो बेटा न्यूरल सेंटर ऑफ कौन है? मेडुला ऑब्लिगेटा। वर्क तो कौन करता है? मेडुला ऑब्लिगेटा, बट किसके थ्रू वर्क करता है? एएनएस के थ्रू। अब एएनएस के थ्रू कैसे वर्क करता है बेटा मैं अभी आपको बताऊंगा, सुनना जरा, फिर सुन लो बेटा। यहां पर मैंने कौन सा वर्ड लिखा है? मॉडरेट। जनरेट नहीं लिखा है, क्या लिखा है बेटा? मॉडरेट लिखा है। अब सुनना बेटा कैसे करता है। इस एएनएस को आप जब पढ़ोगे ना तो
एएनएस नर्वस सिस्टम के अंदर बिल्कुल नहीं दे रखा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर इसकी मैकेनिज्म दी हुई है। आप बेटा एक चैप्टर पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेटा आप देखेंगे तो वहां पर भी इसकी मैकेनिज्म दी हुई मिक्चुरेशन के अंदर। मिक्चुरेशन मतलब इजेक्शन ऑफ यूरिन। आप बेटा 12th क्लास में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, वहां भी इसकी मैकेनिज्म दी हुई है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में भी इसकी मैकेनिज्म दी हुई है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसकी मैकेनिज्म दी हुई है। लेकिन बेटा मैं 2 लाइन बोलूंगा एएनएस के बारे में और आपके सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करवा दूंगा। एएनएस को जो होता है ना बेटा, इसको 2 पार्ट्स के अंदर अपन क्लासिफाई करते हैं। एक का नाम होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक का नाम होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब आपको कुछ भी याद नहीं रहे ना, आप अपने सारे क्वेश्चन खुद कर लोगे, सेंसरी ऑर्गन के भी क्वेश्चंस कर लोगे। एक वर्ड याद रखना कि जो दुख का साथी होता है ना हमारा, वो सिंपैथेटिक होता है, और सुख का जो साथी होता है ना, वो पैरासिम्पैथेटिक होता है। दुख का साथी सिंपैथेटिक और सुख का साथी पैरासिम्पैथेटिक। आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है, सुख में कि दुख में? दुख में। कौन काम कर रहा होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपके मुंह में से अचानक से सैलाइवा जो था बेटा वो सूख गया, ड्राई हो गया ओरल कैविटी। सुख की कंडीशन की दुख की कंडीशन? दुख की कंडीशन। कौन वर्क कर रहा है? सिंपैथेटिक। आपके बेटा ये जो हेयर्स हैं अचानक से एलिवेट हो गए, खड़े हो गए, सुख में कि दुख में? दुख में। कौन काम कर रहा होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपके कान अचानक से लाल हो गए, हीट बाहर आ रही है, अरे सुख की कंडीशन की दुख की? दुख की कंडीशन। कौन काम कर रहा होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। समझ रहे हो बेटा? ड्यूरिंग द मिक्चुरेशन आप यूरिन को पास कर रहे हो बेटा, सुख की दुख, सुख की अनुभूति होती है। कौन काम कर रहा होगा? पैरासिम्पैथेटिक। लेकिन यूरिन कलेक्ट हो रहा है ब्लैडर के अंदर, कौन वर्क कर रहा होगा? बोलो ना, सिंपैथेटिक। मतलब मैं आपसे एक बार लूं, मिक्चुरेशन कब होता है? जब इंस्फिंक्टर जो होती हैं वो रिलैक्स हो जाए। और देखो सुनो, ये ब्लैडर, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्वेश्चन है, यहां पर इंस्फिंक्टर होती है, यूरिन इस ये जो ब्लड रेस में तो क्या हो? कॉन्ट्रैक्शन, और इंस्फिंक्टर क्या हो जाए बेटा? रिलैक्स, तो ये तो यूरिन पास होता है। इस काम को कराने वाला कोई और थोड़ी है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही है। समझ रहे हो आप? हर वो कंडीशन जहां आप पढ़ो बेटा और आपको लग जाए कि यार, जैसे मैं बोलूं रेस्पिरेशन रेट का बढ़ना, अरे बड़ा बेकार बात है। अचानक से प्यूपिल का डायलेट हो जाना, दुख की कंडीशन है, सिंपैथेटिक वर्क कर रहा है। ये मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। प्यूपिल का साइज आएगा आपका सेंसरी ऑर्गन में, सैलाइवा का सिक्रीशन आएगा आपके डाइजेशन सिस्टम में, हार्ट रेट इंक्रीज होना और दुख की कंडीशन है, वर्क करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और किसका क्वेश्चन आ गया? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का। समझ रहे हो बेटा? कोई दिक्कत किसी को? सुनना जरा, इधर इधर ध्यान दीजिए। जो आपका बेटा ये जो एक्टिविटी हो रहा है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, नॉर्मल तो किसी की नीड नहीं है, क्योंकि बेटा हार्ट अपने आप में खुद मायोजेनिक है। बट बेटा इन हार्ट के अंदर जो एक कार्डियक एक्टिविटी है, इनको मॉडरेट करता है मेडुला ऑब्लिंगेटा थ्रू एएनएस। कैसे करता है? इधर सुनिए। मैंने अभी आपको बताया कि बेटा जी ये जो एएनएस होता है, ये 2 टाइप से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। एक का नाम होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक का नाम होता है बेटा पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बेटा एक बात सुन लीजिए जरा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम
कब काम करता है बोलो जरा? दुख की कंडीशन में। मतलब यदि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा तो आपकी हार्ट रेट नॉर्मल से क्या हो जाएगी? ज्यादा। और बेटा एक बात बोलूं कि हार्ट रेट यदि इंक्रीज हो जाए तो इस कंडीशन को आप लोग कहते हो टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब होता है बेटा इंक्रीजिंग इन हार्ट रेट। हार्ट रेट इंक्रीज हो गया मतलब 72 बीट से कहां चला जाए? ऊपर, उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं बेटा। टैकीकार्डिया कौन कौन कर सकता है? एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मैंने अभी बताया आपको कि बेटा इसके कौन कौन पॉजिटिव एजेंट हैं। एक तो बेटा आपका कौन कर सकता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके अलावा बेटा दो हार्मोन और हैं और आप उनको जानते भी हो। बताओ। फियर, फाइट, फ्लाइट, जानते हो ना? एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, जानते हो ना बेटा? वो दोनों हार्मोन भी। अरे फियर, फाइट, फ्लाइट सुख की कंडीशन हो सकती है क्या? नहीं। तो इन हार्मोनों से भी क्या इंक्रीज होती है? हार्ट रेट। एक बात मुझे और बताओ, थायरोक्सिन का नाम सुना है? थायरोक्सिन भी बेटा हार्ट रेट को क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्योंकि थायरोक्सिन जो होता है ना बेटा, वो बेसिक मेटाबॉलिक रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, बॉडी ग्रोथ, बहुत सारे फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और थायरोक्सिन का बेटा जो लेवल होता है वो भी हमारी बॉडी में थोड़ा बहुत बट हार्ट रेट को क्या कर देता है? इंक्रीज। अब मैं इसको क्यों पढ़ा रहा हूं? सुनना, इसलिए पढ़ा रहा हूं। एक बार क्वेश्चन आया था कि कुछ एक नीचे दिए हुए थे और पूछा गया था कि कौन है वो जो हार्ट रेट को इंक्रीज नहीं करता। और उसमें एक ऑप्शन था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक ऑप्शन था नॉन एपिनेफ्रिन, और एक ऑप्शन था थायरोक्सिन, और फोर्थ ऑप्शन था नन ऑफ दीज। अब जिसको थायरोक्सिन का नहीं पता था ना, वो क्या टिक करके आ गया? थायरोक्सिन को टिक करके आ गया। बट आंसर क्या था? नन ऑफ दीज। समझ रहे हो बेटा? तो हार्ट रेट को और कौन कौन इंक्रीज कर सकता है? लिख देता हूं। एक आपका एपिनेफ्रिन और एक इसका भाई नॉर एपिनेफ्रिन, और बेटा इसको मत भूलना, एक है आपका कौन? थायरोक्सिन। यह भी आपकी हार्ट रेट को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। अब मैं आपको एक बात बोलूं, सुनो। वो कोई भी कंडीशन आपकी बॉडी की जिसमें आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, आप समझ जाना वो आपकी क्या बढ़ा देगी? हार्ट रेट। क्योंकि कोई भी वो कंडीशन जहां आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, बेटा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, बिकॉज दुख का साथी तो वही है। और जब जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, उसके पास में एक ही तरीका है बस, उसका नाम क्या होता है? हार्ट रेट को इंक्रीज करना। CO2 का लेवल बढ़ गया, आपकी बॉडी के लिए अच्छी कंडीशन है क्या? नहीं। दुख की कंडीशन है ना। दुख का साथी कौन? सिंपैथेटिक। किसको इंक्रीज करेगा? हार्ट रेट को। टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, यार टेम्परेचर इंक्रीज होने पर आप अच्छा फील करोगे क्या? नहीं। सिंपैथेटिक वर्क करेगा, क्या इंक्रीज हो जाएगी? हार्ट रेट। आप हाई एल्टीट्यूड पर चले गए, अच्छा फील करोगे? नहीं। PO2 का लेवल कम हो रहा है, कौन इंक्रीज होगी? हार्ट रेट। समझ रहे हो ना? तो आपको बेटा इस वर्ड को याद रखना, ये मैंने बहुत अच्छी बात बताई है कि दुख का साथी सिंपैथेटिक और सुख का साथी पैरासिंपैथेटिक। आपकी बॉडी में से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, एक्सीडेंट हो गया भाई साहब, आपका ब्लड लॉस हो रहा है, सुख की कंडीशन है क्या? दुख की कंडीशन है। कौन वर्क कर रहा होगा? सिंपैथेटिक। किसको बढ़ा देगा? हार्ट रेट को। नहीं आया समझ?
आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दो तो किससे रिलेट कर लेना पहले? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? अब मैं कितने ही पॉइंट्स लिखाऊं, मैंने सारे आपको बता दिए। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, CO2 का लेवल इंक्रीज होगा तो ये होगा, ब्लड लॉस होगा बॉडी से तो ये इंक्रीज होगा, समझ रहे हो ना? एटीट्यूड पे जाएंगे तो ये होगा, क्योंकि हर वो दुख की कंडीशन, क्योंकि दुख जहां होगा सिंपैथेटिक वहां होगा। सैड सिंपैथेटिक, सैड सिंपैथेटिक, सैडनेस सिंपैथेटिक, दुख का साथी सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक जहां होगा, इसके पास एक ही तरीका है बस बॉडी को बैलेंस करने का, हार्ट रेट को इंक्रीज करना। और हार्ट रेट का इंक्रीज होना क्या बोलते हैं इसको? टैकीकार्डिया। और एक कंडीशन और होती है, मैं लिखा देता हूं, उसका नाम होता है बेटा ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया कुछ खास नहीं है, इतना याद रख लेना कि जो हार्ट रेट है वो क्या हो रही है, उसको ब्रेडिकार्डिया बोल दिया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ यहां तक। श्योर? तो कैसे रेगुलेशन हुआ समझ में आ गया? नॉर्मली तो रेगुलेशन की नीड होती ही नहीं है, क्योंकि बेटा हमारा हार्ट खुद कैसा है? मायोजेनिक। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? इसके बाद बेटा एक बहुत प्यारा टॉपिक जिस पे से खूब क्वेश्चंस आते हैं और आप उसको सब जानते हो, उसका नाम होता है ईसीजी। ये क्या है बेटा ईसीजी? सुनो, एक वर्ड होता है बेटा इलेक्ट्रो, एक वर्ड होता है बेटा इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। दोनों स्पेलिंग ही सही होती है बेटा ग्राफ की। और एक वर्ड होता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। पता है ना दोनों का डिफरेंस क्या है? मुझे बताओ। ग्राफ किसको बोलते हैं? वो पेपर आता है उसको, या फिर जो मशीन होती है उसको? हाँ, वही गलती मत करना, उल्टा है इसमें। ठीक है, जो वो पेपर आता है ना उसको ग्राम बोलते हैं, और जो मशीन होती है ना, इंस्ट्रूमेंट जो होता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्राफ बोलते हैं। तो बेटा ये थोड़ा सा अपोजिट है, इसीलिए मैंने पूछ लिया। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है ना बेटा, ये इंस्ट्रूमेंट होता है। और बेटा ये आपका कौन होता है? पेपर रीडिंग, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब बेटा सुनो इधर, ये आपका जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ना, इसके अंदर बेटा आपको कुछ पीक नजर आती हैं, या ऐसे कह दो बेटा, या कुछ वेव नजर आती हैं। और ये जो वेव है ना, ये हमको बताती हैं कार्डियक एक्टिविटीज के बारे में। कैसे कैसे बताती हैं अभी मैं आपको समझाऊंगा। कार्डियक एक्टिविटीज के बारे में बेटा हमको समझाती है कौन? जो पीक होती हैं, जो वेव्स होती हैं वो। कैसे बेटा? ध्यान दीजिए इधर। यदि मैं आपसे ईसीजी की बात करूं तो वैसे तो आप सारे बच्चों को पता ही होगा, आई थिंक। बेटा ये मैंने आपको जो ये डायग्राम बनाया है, ये टिपिकल ईसीजी है। आप इसको जब देखोगे ना तो इसमें आपको बेटा 3 पीक नजर आ रही हैं। इसका नाम होता है बेटा पी वेव, इसको बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और इसका नाम होता है बेटा टी वेव। सुन रहे हो आप? ये कौन है बेटा? पी वेव, ये क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स, और ये टी वेव। इतना समझ में आया? अब सुनिए बेटा जी, ये जो पी वेव होती है
कौन सी बोलो बेटा? पी वेव। ये किस किस को डिनोट करती है मैं आपको बताता हूं, सुनना जरा। कि ये जो आपकी पी वेव है, ये बेटा आपको बताती है एट्रियल सिस्टोल के बारे में। मतलब एट्रियम के अंदर क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन, उसको बताती है। कौन बेटा? पी वेव। इसके अलावा बेटा जो आपका कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है QRS कॉम्प्लेक्स, ये जो होता है बेटा, ये आपको बताता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। समझ रहे हो? और बेटा जो आपका टी वेव है, ये आपको बताता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल को। इधर सुनिएगा बेटा जरा, मैंने आपको एक बोला पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स और टी वेव। इनका बेटा मतलब क्या है सुनो जरा। इस पर है ना बेटा मैं बहुत बेहतरीन वाले क्वेश्चंस आपको ड्रॉ करूंगा, बट कॉन्सेप्ट्स आप अपना क्लियर रखना। यहां तक समझ में आया? इसको मैं अगेन दोबारा ड्रॉ करूंगा, इधर ध्यान दीजिए। मान लीजिए बेटा ये आपका एक टिपिकल ईसीजी, इधर ध्यान दीजिए बेटा, ये आपका P QRS कॉम्प्लेक्स और ये कौन? आपकी टी वेव। बेटा इधर देखिए जरा, मैंने आपको बोला कि ये जो आपकी पी वेव है ना बेटा, ये किसको बता रही है? एट्रियल सिस्टोल को। अब बेटा मैं इसको एट्रियल सिस्टोल ना बोल के एक वर्ड और यूज ले सकता हूं जिसका नाम होगा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। हां कि ना? मैंने आपको बोला कि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? सिस्टोल, और रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है? डायस्टोल। अब आप सोचो एक बात, मुझे सोच के बताना जरा, कि यदि बेटा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब एट्रियम के अंदर की जो मसल से वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो बेटा डीपोलराइजेशन होता है कि रिपोलराइजेशन होता है कि पोलराइजेशन होता है? डीपोलराइजेशन। इधर सुनो बेटा, न्यूरॉन का मैकेनिज्म पता है आपको? नॉर्मल, मैं बता देता हूं, नॉर्मल कंडीशन में आपका न्यूरॉन जो होता है ना बेटा, वो पोलराइज्ड रहता है। सेम मसल की कहानी है कि मसल कैसी रहती है? पोलराइज्ड। लेकिन बेटा जब एक्शन पोटेंशियल आता है और मसल जब वर्क करती हैं, मसल की वर्किंग का मतलब कॉन्ट्रैक्शन से, तब बेटा क्या होता है? डीपोलराइजेशन। और वापस मसल क्या हो रही है? रिलैक्स, तो उसको बोलते हैं रिपोलराइजेशन। जैसे मैं अभी आपसे एक बात बोलूं, सुनना। मेरा मान लो ये यहां पर हाथ रखा हुआ था, अभी सब नॉर्मल। यहां पर मेरे किसी ने बेटा एक निडल लिया और उसको इस तरीके से चुबो दिया। निडल जैसे मेरे यहां गया, मेरा हाथ तुरंत हट गया। पहले मैं पोलराइज था, जैसे बेटा निडल को यहां प्रेस किया, मेरा यहां का न्यूरॉन क्या होगा? डिपोलराइज्ड। मसल डिपोलराइज्ड हुई और मसल ने वर्किंग किया। थोड़ी देर बाद रिलैक्स हुआ, ये होता है रिपोलराइजेशन। मतलब आप ये बात समझ लो बेटा कि जब भी मसल को अपना एक्शन करना होता है या मसल को अपना फंक्शन करना होता है, उसको क्या होना पड़ता है? डिपोलराइज्ड। और डिपोलराइज जब तक नहीं होता तब तक क्या ना हो? एक्शन पोटेंशियल। जैसे सुनो, मैं अभी यहां खड़ा था, इस बच्चे ने क्या किया? पेन उठाया और मेरे यहां चलाया। अब पेन तो ये चला रहा है, बट मुझे पता नहीं लग रहा। इसका मतलब बताऊं क्या है? कि मेरे अभी अंदर इतना एक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं हुआ है जो मैं इसके इंपल्स को पहचान सकूं।
समझ रहे हो ना? लेकिन बेटा कोई एक्शन होगा कब? जब पहले क्या क्रिएट हो जाएगा? एक्शन पोटेंशियल। इसने मान लो उस पेन को इतना प्रेस कर दिया कि मुझे फील हो गया। इसका मतलब पहले मेरी मसल्स के अंदर कौन आया? एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल पहले आता है बेटा तो डिपोलराइजेशन होता है, और डिपोलराइजेशन जब होता है तो ये मसल क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट। या मन में बैठा लो इस चीज को, एक्शन पोटेंशियल, डिपोलराइजेशन और कॉन्ट्रैक्शन। नहीं आया समझ? अगेन मैं लिखता हूं इस बात को, इधर सुनिएगा बेटा जरा, यहां पर लिख देता हूं बिल्कुल साइड में। सीक्वेंस, एक्शन पोटेंशियल, फिर क्या होता है? डिपोलराइजेशन, और इसके बाद बेटा कॉन्ट्रैक्शन। ये एक सीक्वेंस है बेटा मसल का। पहले एक्शन पोटेंशियल आएगा, फिर डिपोलराइजेशन होगा, और फिर मसल अपना फंक्शन करती है, इसका नाम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। बेटा आप सोचो, यदि ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है तो क्या मैं इस एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को एक वर्ड नहीं बोल सकता? एट्रियल डिपोलराइजेशन, हां कि ना? वेरी गुड। और बेटा यदि ये डिपोलराइजेशन है तो नो डाउट यहां पर कौन भी होगा? एक्शन पोटेंशियल। बताना मुझे जरा, कौन एक्शन पोटेंशियल देता है यहां? ऐसे नोड। आपको पता है ना बेटा, एट्रियल सिस्टोल के लिए जो एक्शन पोटेंशियल आता है वो ऐसे नोड से आता है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए एवी नोड से आता है। ये मैंने आपको कार्डियक साइकिल में पढ़ाया था। मतलब ये जो पी वेव जो आपकी आ रही है, इस पी वेव को बेटा प्रोड्यूस करने में किसका रोल है? ऐसे नोड का। नहीं आया समझ? तो यहां पर बेटा कौन भी वर्क कर रहा होगा? ऐसे नोड। यहां पर लिख देता हूं एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट कर रहा होगा? ऐसे नोड। अब बेटा मैं आपको एक बात बोलूं कि पी जो कंडीशन है, जरूरी नहीं है बेटा आपको सिर्फ इतना सा ही क्वेश्चन आए कि एट्रियल सिस्टोल को कौन डिनोट करता है? पी। जरूरी नहीं इतना ही आए, ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है एट्रियल डिपोलराइजेशन। तो अब बेटा एट्रियल सिस्टोल में जितने भी आपने फंक्शन पढ़े थे, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पर लिख देता हूं, मान लो पी की जगह पर यहां पर मैंने लिख दिया ए, और अब मैं पूछ रहा हूं बताओ इस कंडीशन में ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन है कि क्लोज है? अरे ओपन है कि क्लोज है? ओपन। यदि ये कंडीशन है तो बेटा ब्लड को कौन रिसीव कर रहा है? अरे ए कंडीशन में ब्लड को कौन रिसीव कर रहा है? वेंट्रिकल। एट्रियल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अरे बताया बेटा, जब जब होगा कॉन्ट्रैक्शन तब तब ब्लड एग्जिट होगा, जब जब होगा रिलैक्सेशन ब्लड रिसीव होगा। आप ईसीजी को ईसीजी मत समझिए। अरे मैंने बोला है ना बेटा, इंफॉर्मेशन देती है कार्डियक एक्टिविटीज के बारे में। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना बस। मैंने बोल दिया ये किसको डिनोट कर रहा है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को। अब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या बकवास हुई थी वो आप सबको पता है, समझ रहे हो ना आप? अब सुनो बेटा, अगला जो पॉइंट है इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है ना बेटा, मैंने बताया था किसको बताता है? बोलो ये, अरे बोलो ना। वेरी गुड। वेंट्रिकुलर, अरे बोल दो, सिस्टोल को। वेरी गुड। या बेटा मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बता रहा है? नहीं बोल सकता, बिल्कुल बोल सकता हूं। और यदि ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है तो इसमें बेटा जो वेंट्रिकल हैं उनका क्या हो रहा होगा? डिपोलराइजेशन। हां कि ना? अब बेटा एक बात सुनना जरा,
यदि ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को शो कर रहा है तो डिपोलराइजेशन के लिए एक्शन पोटेंशियल तो चाहिएगा ना? नहीं चाहिएगा? बताओ जरा कौन देता है यहां एक्शन पोटेंशियल और इसकी हेल्प कौन करता है? एबी बंडल। ये करेगा बेटा एबी नोड और बेटा इसकी हेल्प कौन करेगा बोलो? एबी बंडल। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, सारे बच्चे बता दोगे? आप ये मत कहना आउट ऑफ एनसीईआरटी है। ये ईसीजी, इसमें आपको लब कहां मिलेगी? पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की टी वेव? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अरे जहां होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल वहां पर क्लोज होगा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, और जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्लोज होगा तो फर्स्ट हार्ट साउंड आएगी बोले तो लब। पता है ना सबको? अब आउट ये क्वेश्चंस आएंगे और आउट ऑफ एनसीईआरटी मत कह देना। देख कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ो बेटा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो एनसीईआरटी ने जितना लिखा है, एनसीईआरटी ने बहुत कुछ लिखा है। इस वर्ड को लिखने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का मतलब क्या है। उसने यह बता दिया यहां पर एक्शन पोटेंशियल की नीड है। कौन वर्क कर रहा है यहां पर? एबी नोड, और एबी नोड वर्क कर रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है। अब मैं आपसे एक बात बोलूं, इन तीनों में बेटा मुझे वो स्टेप बताओ आप। यदि सुनिए, एक हार्ट के अंदर स्टेज चल रही है और वो स्टेज क्या है? ब्लड वेंट्रिकल से आर्टरीज में जा रहा है। सुन रहे हो ना? एक हार्ट के अंदर इवेंट चल रहा है कि ब्लड कहां जा रहा है? वेंट्रिकल से आर्टरीज में। बताओ बेटा, पी डिनोट करेगा कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स करेगा कि टी करेगा? अरे क्यूआरएस, क्योंकि वेंट्रिकल में होगा सिस्टोल तो ब्लड वेंट्रिकल से कहां जाएगा? बाहर। बाहर कहां जाएगा? आर्टरीज में। नहीं आया समझ? कुछ भी आ सकता है, कॉन्सेप्ट्स यहां रखना बस, क्योंकि जो कार्डियक साइकिल मैंने तुमको पढ़ाई है ना, आई थिंक मैंने वो हर क्वेश्चन को करवाने की कोशिश करी है कि आपको कोई फंसा नहीं सकता। तो बेटा लब किससे रिलेटेड है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बेटा ये जो आपका टी है, ये आपने नोट किया ना सबने? इधर सुनिएगा जरा। वॉइस, ये बेटा आपका थर्ड वेव, टी जिसको आप लोग कहते हैं, ये किसको बता रहा है? यहां ध्यान देना। अभी मैंने बोला किसको शो करता है? ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल को। इसने शो किया वेंट्रिकुलर डायस्टोल। बेटा एक बात बताओ मुझे जरा, यदि ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल है तो यहां पर जो अपने वेंट्रिकल्स हैं वो एकदम कैसे होंगे बोलो बेटा? रिलैक्स। यदि ये रिलैक्स हैं तो बताओ मुझे, क्या यहां पर किसी एक्शन पोटेंशियल की नीड है? नहीं है। एक्शन पोटेंशियल की नीड होती है मसल की वर्किंग में, और मसल की वर्किंग ओनली किससे होती है? कॉन्ट्रैक्शन से। रिलैक्सेशन को हम मसल की वर्किंग नहीं मानते। तो बेटा वेंट्रिकुलर डायस्टोल में वेंट्रिकल रिलैक्स है, तो इस बात को अपने जहन में अपना लेना, अपनी बेटा बुद्धि में इसको सेट कर लेना कि देयर इज द नो नीड ऑफ एक्शन पोटेंशियल। हां कि ना? अरे कोई दिक्कत किसी को? नो नीड ऑफ एक्शन पोटेंशियल। बट एक बात मुझे बताओगे आप सब बच्चे,
कि मैं सेकंड हार्ट साउंड की यदि आपसे बात करूं डब की, तो बेटा वो कौन सी वेव से रिलेट है? अरे बोलो ना जरा, टी वेव से। क्योंकि आपको पता है ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, वेंट्रिकल जो होते हैं वो ब्लड को रिसीव करते हैं, लेकिन वेंट्रिकल ब्लड रिसीव को करें उससे पहले कौन सा वाल्व बंद होता है? सेमिल्यूनर वाल्व। और सेमिल्यूनर वाल्व से साउंड आएगी बोले तो डब। नहीं आया समझ? तो बेटा ये बता देता हूं, ये किससे रिलेट था? लब से। पता है आपको? और बेटा जी ये किससे रिलेट होता है? डब से। अब कैसा भी क्वेश्चन आपको आ जाए, आप इसी से क्वेश्चंस को बेटा गलत मत करना। समझ रहे हो आप? कोई दिक्कत तो नहीं है? और सुनो, यदि मैं और इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी बताऊं, इससे टी को बेटा मैं 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दूं, मान लो कुछ इस तरीके से। ए और बी। अब आपसे पूछ रहा हूं मैं, बताओ बेटा डब जो है वो कौन से पॉइंट से रिलेट है? ए से कि बी से? ए से, बिकॉज बिगिनिंग पता है ना आपको। तो कैसा ही क्वेश्चन आ जाए ईसीजी से, घबराओगे तो नहीं ना? क्वेश्चन घबरा जाना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? अब आप एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे ना, तो ईसीजी के बारे में 3 लाइन लिखी हुई हैं। एट्रियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। बस, मतलब इसको मैं रिपोलराइजेशन भी बोल सकता हूं बेटा, है ना? कहां लिखूं बट इसको यहां पर लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट वर्ड है, भूल गया बेटा। ये कौन सा है? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। बेटा मुझे एक बात बताओ, ये पूरी ईसीजी है, क्या इसकी किसी भी पीक ने या किसी भी बेटा वेव ने आपको, जैसे मैंने आपको एक बात बोला, हार्ट के अंदर यदि मैं इवेंट देखूं, वैसे तो 3 होते हैं सीक्वेंस से, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल। लेकिन मैंने आपको बताया था बेटा कि आप एट्रियल डायस्टोल को भी इग्नोर मत करना और वेंट्रिकुलर डायस्टोल को भी इग्नोर मत करना। ये ईसीजी है ना बेटा, इसकी जो पीक होती हैं हमको एक स्टेज के बारे में जानकारी नहीं देती। नाम बता सकता है उसका कोई? मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको। ईसीजी है ना, इसकी जो पीक है, इसकी जो वेव है, ये एक स्टेज के बारे में हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। मैं नाम बोलता हूं, सुन लो ना, मैं नाम बोलता हूं। एट्रियल डिपोलराइजेशन, एट्रियल रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, एट्रियल रिपोलराइजेशन। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ईसीजी की पिक्स के पास में। समझ रहे हो आप? लेकिन सुनो, मैंने आपको एक बात बोला ना, बहुत बार मैं बोलता हूं, जब मैं आपको रेस्पिरेशन पढ़ाया तो रेस्पिरेशन का एंड होते होते मैं आपको एक ऐसी लाइन बोल के चला गया जो आपको डाइजेस्ट नहीं हुई। रेस्पिरेशन में O2 का हु अल्लाह कर रहे थे और लास्ट में एक लाइन बोल के गया, पता है क्या? कि नो सिग्निफिकेंट रोल ऑफ O2 इन रेस्पिरेटरी रिदम। ऐसी एक लाइन शायद यहां भी बोलूंगा। एक वो स्टेज जिसके बारे में हमको ईसीजी का पीक कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, और मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा और फिर कह रहा हूं सारे बच्चे उस क्वेश्चन को गलत करेंगे। और यदि आपको एफर्ट्स लगाना है सही करने का तो लगा लेना बेटा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम ब्लड ट्रांसफर फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल
इन विच स्टेज? पहला ऑप्शन बेटा एट्रियल डायस्टॉल, एट्रियल सिस्टॉल, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। यह सोच के मत आंसर टिक करना कि मैंने क्वेश्चन लिखा है, मैं एक्सप्लेनेशन पूछूंगा। मैक्सिमम ब्लड ट्रांसफर फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल, फर्स्ट ऑप्शन के साथ कौन कौन जाना चाहता है? एक। अच्छा, थर्ड ऑप्शन के साथ कौन कौन जाना चाहता है? थर्ड ऑप्शन 1। सेकंड ऑप्शन के साथ कौन कौन जाना चाहता है? अच्छा ठीक है, वो बच्चे बताओ जो किसी भी ऑप्शन के साथ जाना नहीं चाहते। अब दोबारा मुझे आंसर देना है ना, क्योंकि इस वाली क्लास से मैं ये एक्सपेक्टेशन नहीं करता। गलत बोलो बट बोलो। सुनो, अब फर्स्ट ऑप्शन के साथ कितने जाना चाहेंगे? 1 2, ठीक है। सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, 4 के साथ तो कोई जाना ही नहीं चाहेगा शायद। ये तो करेक्ट आंसर है बेटा फर्स्ट। सुनो जरा, एट्रियल डायस्टॉल, सोचो कितनी अजीब बात लग रही है ना। एट्रियल डायस्टॉल, आप सोच रहे होंगे कि ब्लड को तो रिसीव करेगा एट्रियम, यस और नो? और मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है? मैक्सिमम ब्लड ट्रांसफर फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल। बेटा बहुत अजीब लग रहा है ना। और सोचो इसको कितना इग्नोर किया, इसको इतना इग्नोर किया हमारे हार्ट ने कि ईसीजी के अंदर कोई जगह भी नहीं दी। किसके लिए? एट्रियम डायस्टॉल के लिए। और मैं बोला ना बेटा, जो जैसे दिखते हैं वो वैसे होते नहीं हैं, और जो होते हैं वो दिखते नहीं हैं। एक बात मत भूलना, ये एट्रियम डायस्टॉल, जो आपको एट्रियम डायस्टॉल लग रहा है, अरे 0.7 सेकंड का होता है। ये हमारे पूरे जॉइंट डायस्टॉल को खा जाता है बेटा। एट्रियम डायस्टॉल, आप सोचना एट्रियम ब्लड को क्या करेगा? रिसीव करेगा तो सही, लेकिन ब्लड के प्रेशर से ही बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाते हैं? ओपन। ना केवल एट्रियम डायस्टॉल में एट्रियम ब्लड को रिसीव करता है, वेंट्रिकल भी बराबर करता है। अरे मैं बोला था आपको कि बेटा देयर इज द नो रिलेशन बिटवीन एक्शन पोटेंशियल ऑफ ऐसे नोड एंड ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। और मैं ये भी बोला था बट देयर इज द बिग रिलेशन in the opening of semilunar valve and the action potential of AV node। बताया था ना मैंने, ऐसे नोड के एक्शन पोटेंशियल से ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड का कोई लेना देना नहीं है, बट सेमिल्यूनर वॉल्व की ओपनिंग से किसका लेना देना है? एवी नोड का। बिना ऐसे नोड के ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन हो सकते हैं, बट बिना एवी नोड के सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन नहीं हो सकता। नहीं आया समझ? और हार्ट के साथ खेल रहे हो बेटा, बच्चों का खेल नहीं है, दिल का मामला है ना। वो दिल के साथ खेलना बच्चों का खेल नहीं है। नहीं, जोक वोक सब चलता रहता है यार, काय के जोक, कैसा जोक, समझ रहे हो ना। और ये तो सब ऑल मूव्स हियर बेटा। और आप जितना बेटर वर्क करोगे ना, उतना आप पे उंगलियां भी उठेंगी। मेरे पे भी उठती हैं, मैं परेशान नहीं होता, बिकॉज मेरे पे जब जब उंगली उठती है ना, मैं एक ही बात बोलता हूं बेटा, वो एहसान रहा इल्जाम लगाने वालों का। क्या बोला मैं? एहसान रहा इल्जाम लगाने वालों का, क्योंकि उठती हुई उंगलियों ने हमको मशहूर कर दिया। नहीं,
तो ये चैप्टर है ना, मैं एक बात बोलूं, जैसे जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी आगे बढ़ेगी ना, आपको लग जाएगा यार कि क्या नेचर ने हमको बनाया है। मैं बोला ना, 1 अरब भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिल जाएं और एक ऑर्गन बनाने को दे दें, सोचो क्या अरेंजमेंट किया है बॉडी के अंदर नेचर ने। ऐसे नोड गया, पेस मेकर गया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि बेटा सोचो, इस क्वेश्चन का आंसर देना इतना आसान नहीं है। यदि कार्डिक साइकिल आपने अच्छे वे में नहीं पढ़ी ना, तो मुझे नहीं लगता इसका कोई आंसर दे पाएगा। इस क्लास की किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, मैं दोबारा समझाऊं? बेटा ये आपको लग रहा है एट्रियल डायस्टोल, बट इसी के अंदर कौन भी इंक्लूड हो जाता है? जॉइंट डायस्टोल। समझ रहे हो ना आप? और बेटा जॉइंट डायस्टोल में 70% फिलिंग हो जाती है वेंट्रिकल की, पता है ना आपको? तो कैसा ही क्वेश्चन आ जाए, घबराना नहीं बेटा, पेशेंस में रहना और क्वेश्चन का वेट करना कि कहना क्या चाह रहा है।